हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के रिवीजन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं इट इज़ फ्रॉम मैथ सब्जेक्ट एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज के टॉपिक में हम सारे वर्ड प्रॉब्लम्स रिवाइज करने वाले हैं और कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस भी रिवाइज करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस है इसे नोट करना मत भूलिएगा बिकॉज ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। और एग्जाम में आपको डेफिनेटली इसका कुछ न कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ेगा इसे सॉल्व करने के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2x plus y is equal to 23 and 4x minus y is equal to 19, then find the value of 2x minus y and x minus y the whole square। देखिए थोड़ा स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस लिए इस मैंने आज के वीडियो में। देखिए हमें तो पता है कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे किए जाते हैं यूजिंग थ्री मेथड्स। अब यहाँ हमें दो लीनियर इक्वेशन दिए, ये फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो भी एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी उसका यूज़ करके हमें आगे के जो भी है रिक्वायर्ड टर्म वो निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इसमें पहले हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन वन क्या दिया है इसमें, एज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। इसे इक्वेशन वन कंसिडर कर लेते हैं। दिस वन इज इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करेंगे, हमें कौन सी मेथड अप्लाई करना है, तो इक्वेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए वाई टर्म जो है या लाइक टर्म है वाई वाई और साइन अपोजिट है। अगर सिंपल हम इसमें एडिशन कर दे इक्वेशन वन टू को तो वाई एलिमिनेट हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एडिंग इक्वेशन वन एंड टू कर देते हैं इसे। देखिए ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे पहले एडिशन के फॉर्म में is equal to 23 and the next one is 4x minus y is equal to 19। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो y कैंसल हो जाएगा and 2x plus 4x is 6x is equal to 23 plus 19 is nothing but 42। 42 x is equal to कितना हो जाएगा 42 by 6 means it is 6 7 सा। सो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, हम इस x की वैल्यू इक्वेशन वन या टू कहीं भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखता हूं मैं सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 7 इन वन कर देते, इक्वेशन वन कर देते हैं। तो इक्वेशन वन इम्प्लाइज, इक्वेशन वन हमारा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। तो इक्वेशन वन में हम x की वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 23। तो y कितना हो जाएगा हमारा 23 और ये 7 टू 14, 14 उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा y इज इक्वल टू 23 माइनस 14। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 9। ओके, इस तरीके से x और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x माइनस वाई क्या होगी या फिर x माइनस वाई दी होल स्क्वायर क्या होगा। तो पहला देखते हैं फर्स्ट पार्ट जो है हमारा 2x माइनस वाई की वैल्यू अगर निकालना है तो हम यहाँ x और y जो हमारा आया है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या आंसर आएगा 2 इंटू एक्स कितना है हमारा 7, ओके, माइनस वाई इज 9 तो कितना आ जाएगा 14 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हमारा पहला आंसर आ चुका है। सेकेंड वन इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई दी होल स्क्वायर। यहाँ भी x y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। x कितना हमारा 7 एंड y इज 9, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, होल स्क्वायर लेंगे यहाँ 7 माइनस 9 इज -2 दी होल स्क्वायर बिकम 4। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो ध्यान में रखिएगा जो भी टर्म है यहाँ तक एंड नहीं करना, x और y की वैल्यू निकालते, जो भी आगे के टर्म्स है उसे हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो एक वर्ड प्रॉब्लम है नेक्स्ट वन कि देखिए इसमें क्या दिया है, इफ वी ऐड एंड सब्सट्रैक्ट वन। देखिए वन को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, क्या में से करना है, फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमें वन को न्यूमरेटर में वन ऐड करना है, डिनोमिनेटर में वन सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, इफ वी ऐड एंड सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू द फ्रैक्शन
reduces to 1। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में से 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा 1 में। ओके, एंड नेक्स्ट कंडीशन इज इफ वी ऐड 1 in the denominator, okay, it become 1/2, then find the fraction। तो हमें फ्रैक्शन निकालना है। चलिए दो केसेस दिए हैं इसमें। पहले केस में बोला गया कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड करते हैं और उसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में से 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा 1 में। और सेकंड केस क्या दी है, किसी फ्रैक्शन में से उसी फ्रैक्शन में से अगर जो डिनोमिनेटर उसमें से 1 को डिनोमिनेटर में अगर हमने 1 ऐड कर दिया तो वो फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 में। अब देखिए फ्रैक्शन के बारे में बोला गया है तो यह फ्रैक्शन किस तरीके से लेंगे हम, लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी एक्स। न्यूमरेटर है जो फ्रैक्शन का वो x ले लेते हैं हम, एंड डिनोमिनेटर बी y, and denominator be y. Therefore, the required fraction is x by y। तो क्या हो गया, ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गया जिसका न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y हमने यहाँ कंसिडर कर लिया है। ओके, तो फ्रैक्शन में क्या रहता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हमें पता नहीं है फ्रैक्शन में, तो न्यूमरेटर को x ले लिया, डिनोमिनेटर को y ले लिया। अब कंडीशन 1 क्या कहता है, कंडीशन 1 कि अगर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड कर देते हैं, देखिए ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली लाइक दिस, तो ये रिड्यूस हो जाता है 1 में। तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं किसी फ्रैक्शन के तो वो फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, इट रिड्यूसेस टू 1। अब इसे अगर सॉल्व करते हैं हम सिंपल या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 इंटू 1 इज y माइनस 1। इसे और रीअरेंज करते तो ये क्या हो जाएगा, y इधर आ जाएगा -1 एंड दिस +1 इधर चले जाएगा तो -1, ये भी -1 हो जाएगा तो -2। इस तरीके से हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। तो ये कंडीशन 1 अप्लाई करके हमने इक्वेशन 1 मिल चुका है हमें। अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन क्या दिया गया, केस 2 में क्या दिया गया है, इसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में देखिए इफ वी ऐड 1 इन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इट बिकम 1/2। तो डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड करते तो ये 1/2 हो जाएगा। इसे भी सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा, ये 2x 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 ओके इज इक्वल टू y प्लस 1। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, तो सेकेंड कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया, इफ वी ऐड 1 इन द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इट बिकम 1/2। 1/2 लिखा, सॉल्व किया, सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे पास क्या है, या x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ इक्वेशन 1 जो है यहाँ सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू क्या लेंगे, इस -y को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा +y -2 वैसी के वैसे ही रखेंगे हम। तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है इक्वेशन 1 से। अब जो x की वैल्यू इक्वेशन 1 से मिली उसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ लिखेंगे हम सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं। सो इक्वेशन 2 इंप्लाइज इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू जो है y माइनस 2 वो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 इंटू वाई माइनस 1, ब्रैकेट यूज करना मत भूलिएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 2 से मल्टीप्लाई कर देते दोनों टर्म को, 2 इंटू वाई इज 2y माइनस 2 इंटू 2 इज 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो 2y माइनस वाई ये हो जाएगा y और -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, 1 + 4 इज 5। इस तरीके से हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। अब y की वैल्यू मिली तो x की भी निकालना पड़ेगा। तो यही से हम देखो इक्वेशन 1 को ही हमने इस फॉर्म में लिखा है, देयरफॉर x क्या हो जाएगा हमारा y माइनस 2
दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 3 आ चुकी है हमारी। ओके, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, अब x y आने के बाद रिक्वायर्ड फ्रैक्शन किस फॉर्म में लिया था हमने, x और y के फॉर्म में लिया था, मींस x बाय y। क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, x बाय y दैट इज इक्वल टू, x कितना है हमारा, देखिए अभी निकाला है हमने, x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ लिख लेंगे न्यूमरेटर में 3 और y कितना है 5, तो ये वो फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो कोई भी एक कंडीशन जो केस 1 केस 2 दिया है उसको आप अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे केस 1 में क्या बोला था, 1 इज एडेड इन द न्यूमरेटर, अगर 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 5 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 होगा, 4/4 1 आ जाएगा। तो यहाँ बोला गया था इस कंडीशन में कि इट रिड्यूसेस टू 1, तो ये अप्लाई हो रहा है कि हमारा मीन्स जो वेरिफिकेशन वो कंफर्म हो रहा है कि हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 years ago, 5 years ago, age of 5 years ago, मोनू, देखिए अगो मतलब पहले की बात कर रहे हैं, मोनू वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ओके, 5 साल पहले, देखिए मोनू और सोनू दो दोस्त है, मोनू की एज 5 साल पहले सोनू से 3 गुना ज्यादा थी, 3 टाइम्स थी, ये बोला गया है इसमें। एंड 10 years hence, और आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years after, मोनू will be twice as old as Sonu. Okay, find their present ages. Find their present ages. अब देखिए दोनों जो फ्रेंड मान सकते हैं, या मोनू और सोनू दो फ्रेंड है, या तो कोई भी दो पर्सन है, इन दोनों के एजेस को कंपेयर किया गया, लेकिन प्रेजेंट एज के बारे में इसमें कुछ भी नहीं दिया, वो क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए 5 साल पहले उनके एज का रिलेशन दिया, और आफ्टर 10 years फ्रॉम नाउ मतलब प्रेजेंट एज से कंपेयर किया गया है कि आज जो प्रेजेंट एजेस है मोनू और सोनू की, 5 साल पहले उनके एजेस में रिलेशन क्या था और 10 साल बाद क्या था, ये दिया है। इस कंडीशन के ऊपर से हमें दोनों की प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हम क्या कंसिडर करेंगे सॉल्यूशन में, देख लीजिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मोनू बी x years मान लेते, मोनू की जो प्रेजेंट एज है, एंड सोनू बी y years मान लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ मोनू x years है और सोनू y years है, दोनों की प्रेजेंट एजेस हमने x और y ले ली है। अब केस 1 या तो कंडीशन 1 क्या कहती है कि 5 years ago, 5 years ago, ओके, 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले अगर किसी का एज आज 10 years है, तो 5 साल पहले उसका एज कितना होगा, 10 - 5 कर देंगे हम। किसी का एज आज के डेट में अगर 30 years है, तो 5 साल पहले वो 25 का रहेगा। ओके, जैसे मोनू का आज का एज x है, तो 5 years ago मोनू वॉज, कितना रहेगा मोनू का एज, x - 5 years। ओके, मोनू's एज वॉज x - 5, और सोनू कितना रहेगा, सोनू वॉज y - 5, ओके, ईयर्स ओल्ड हम लिख सकते हैं। ये दोनों की एजेस 5 साल पहले। अब देखिए रिलेशन दिया है 5 years ago मोनू वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले मोनू की एज जो थी 3 times एज ऑफ सोनू थी। तो वही कंडीशन अप्लाई करेंगे 5 years ago के लिए कि 5 साल पहले जो मोनू की एज थी
वो सोनू की एज से 3 टाइम्स थी। इस तरीके से हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, मोनू की एज 3 टाइम्स सोनू की एज। अब इसे अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 5 15। रीअरेंज करेंगे सारे टर्म्स को तो क्या हो जाएगा, x ये 3y इधर आ जाएगा तो माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस यहाँ 5 इधर चले जाएगा तो प्लस 5। तो हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है यहाँ, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये जो इक्वेशन 1 आया हमारा कंडीशन 1 के ऊपर से आया। ओके, कंडीशन नंबर 1। अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या दी गई है। सेकेंड कंडीशन में दिया है कि 10 years आफ्टर 10 years, ओके, आफ्टर 10 years मतलब आज से प्रेजेंट एज, प्रेजेंट जो है उस वहां से बात करें, प्रेजेंट एज की बात करें कि आज से 10 साल बाद, प्रेजेंट एज दोनों की एक्स वाई लिया है हमने, तो आज से 10 साल बाद क्या रिलेशन होगा उनके एजेस में, तो मोनू वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज अ सोनू बोला गया है। तो आफ्टर 10 years मोनू कितना रहेगा, मोनूज एज विल बी कितना हो जाएगा इसमें, x प्लस 10 years। ओके, और सोनू का जो एज रहेगा, सोनूज एज विल बी y प्लस 10 years। इस तरीके से दोनों की एजेस आफ्टर 10 years इन टर्म्स ऑफ x और y हमने निकाल लिया है। अब रिलेशन क्या दिया है कि 10 साल के बाद मोनू जो होगा वो ट्वाइस रहेगा, मोनू की एज जो रहेगी ट्वाइस रहेगी एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू की एज से मोनू की एज ट्वाइस रहेगी। ओके, तो मोनू की एज 10 साल बाद कितना है, x प्लस 10, और इसकी एज जो रहेगी 2 टाइम्स सोनू की एज रहेगी, दैट इज y प्लस 10। इसे भी अगर सॉल्व कर लेते तो आंसर क्या आएगा हमारा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 2 इंटू 10 इज 20। से रीअरेंज करेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2y को इधर भेज दिया, माइनस हो गया, प्लस 10 उधर जाएगा तो क्या होगा, 20 माइनस 10 इज 10, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इक्वेशन 2 तो हमें मिल गया है, इस 2 में से क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू कितना होगा, माइनस 2y उधर जाएगा तो प्लस 2y हो जाएगा, प्लस 10 वैसे ही रहने दीजिए। तो ये जो x की वैल्यू, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं यहाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, x y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2y प्लस 10, ये 2 से मिला है इसलिए हमें इक्वेशन 1 में से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में हम इसे सब्स्टिट्यूट कर दिए। देखिए अब इस सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें ये x जो है इसकी जगह लिखना पड़ेगा 2y प्लस 10। तो 1 इंप्लाइज इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या होगा, x के जगह आ जाएगा 2y प्लस 10, या लिख लेते हैं 2y प्लस 10, बाकी टर्म एज इट इज रहेगा, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ओके, सॉल्व करते हैं इसे, देखिए 2y माइनस 3y कितना हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 बिकम माइनस 10, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, सो y इज इक्वल टू 20। तो हमें y की वैल्यू यहाँ मिल चुकी है। और हमें पता है x इज इक्वल टू क्या है, ये 2y प्लस 10, या तो इक्वेशन 2 में रख दो या तो 1 में रख दो, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ये y की वैल्यू 20 रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ओके, चेक करना मत भूलिएगा, कोई भी मिस्टेक हो सकती है कि सही इक्वेशन आपने लिखा है या नहीं लिखा है। चलिए y जो 20 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, तो कितना हो जाएगा, 22 सा 40, माइनस 40 उधर जाएगा, प्लस 40 हो जाएगा, तो ये प्लस 40 हो गया, तो x की वैल्यू जो आ गई 50 आ गई। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मोनू कितना हो जाएगा, कितना था हमारा x इज इक्वल टू कितना है 50 ईयर्स, और सोनू का जो प्रेजेंट एज है वह है
y की वैल्यू हमारी कितनी आई है 20, तो 20 ईयर्स। इस तरीके से हम दोनों की प्रेजेंट एजेस निकाल लेंगे। ओके, अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो ये दोनों वैल्यू आप कंडीशंस जो दी है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये कंडीशन है आफ्टर 10 ईयर्स मोनू वॉज, देखिए 10 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी 60, इसकी हो जाएगी 30। सही बात है, मोनू वॉज ट्वाइस ऑफ सोनू। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आगे लेने वाले हैं हम। ओके, तो उसे हम पहले ही ट्रिपल स्टार बना देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिए, ऑलरेडी स्टार्स बना चुका हूं मैं। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digit देखिए सम बोला गया, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ओके, ये पहला कंडीशन दिया कि कोई 2 डिजिट नंबर है। ओके, और उस नंबर के 2 डिजिट जो भी है यूनिट टेंस प्लेस में अगर उसको इंटरचेंज किया जाए तो जो नया नंबर बनेगा वो नंबर और पहला वाला नंबर दोनों का एडिशन 66 है, और ये कंडीशन नंबर 1 हो जाएगी। अब उसके बाद कंडीशन नंबर 2 क्या दिया है, इफ digits are differ by 2, if digits are differ by 2, okay, then find the number, find the number। okay, how many such numbers are possible। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है अब बच्चों लोग का कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 डिजिट नंबर क्या होता है। 2 डिजिट नंबर जो होता है वो 10 से शुरुआत होती है और 99 उसका लास्ट नंबर रहता है जिसमें 2 डिजिट रहते हैं। ओके, अब 2 डिजिट नंबर का एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक हम नंबर ले लेते हैं 21। ओके, इसमें यूनिट प्लेस ये रहेगा, राइट साइड वाला यूनिट प्लेस कहलाता है, और जो सेकंड नंबर है सेकंड डिजिट वाला वो टेंस प्लेस कहलाता है। ओके, तो ये यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, लेकिन हमें नंबर ही नहीं पता है तो उसके डिजिट्स कैसे पता चलेंगे। तो क्या करते हैं हम, जो 2 डिजिट नंबर है जिसमें कि यूनिट प्लेस में जो नंबर है उसे x ले लेते हैं, और टेंस प्लेस में जो मीन्स डिजिट है यूनिट प्लेस के डिजिट को x ले लेते हैं और टेंस प्लेस के डिजिट को हम y ले लेते हैं। तो यही से शुरुआत होगी इस क्वेश्चन की। इसका कंसेप्ट पहले अच्छे से समझ लीजिए। ये कंसेप्ट समझने के बाद हम कंडीशन अप्लाई करेंगे और देखते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो हम पहले क्या लिखेंगे, लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस बी x, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट x है, एंड टेंस प्लेस बी y। देखिए यूनिट और टेंस प्लेस में जो अननोन डिजिट है नहीं पता है तो यूनिट प्लेस के लिए x ले लिया, टेंस प्लेस के लिए y ले लिया। अब एक चीज ध्यान में रखिए, अगर कोई नंबर है 21 तो उसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, 2 × 10 प्लस 1 × 1। ओके, मतलब यूनिट प्लेस में जो नंबर रहेगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस टेंस प्लेस में जो नंबर रहेगा उसे 10 से मल्टीप्लाई करिए, ये एक्सपांडेड फॉर्म आ जाता है 2 डिजिट नंबर का। अब यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज, रिक्वायर्ड नंबर इज क्या हो जाएगा, इसी ऑर्डर में अगर लिखते हैं, या यूनिट प्लेस में x लिया, टेंस प्लेस में y लिया है, तो y × 10 प्लस x × 1 इस फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड नंबर जो रहेगा। इसका आंसर कितना आएगा, 10 × y इज 10y प्लस x, ये रिक्वायर्ड नंबर हमारा हो जाएगा। अब देखिए
क्या बोला गया, द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अगर मैंने जो अभी एग्जांपल लिया है 21 का, इसके यूनिट प्लेस में 1 है, टेंस प्लेस में 2 है। अगर ये डिजिट को यूनिट प्लेस का डिजिट टेंस में डाल देता और टेंस का डिजिट यूनिट में डाल देता हूँ इस तरीके से, ओके, तो क्या होगा, ये नंबर चेंज हो जाएगा। ओके, डिजिट को अगर इंटरचेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो दोनों डिजिट अपनी प्लेसेस चेंज कर लेगा। टेंस वाला यूनिट में, यूनिट वाला टेंस में चले जाएगा। ओके, इस तरीके से नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो या हम क्या लिखेंगे, बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। ओके, डिजिट्स को अगर इंटरचेंज कर देते, यूनिट प्लेस एक्स वाला नंबर है टेंस में ले लेते हैं, टेंस वाला जो वाई नंबर है वो यूनिट प्लेस में ले लेते हैं। न्यू नंबर क्या हो जाएगा, अभी न्यू नंबर विल बी, नया नंबर क्या होगा, या देखिए ये टेंस प्लेस में था, ये यूनिट प्लेस में चले जाएगा, यूनिट प्लेस वाला टेंस प्लेस में, तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा यार, 10x प्लस वाई। ओके, इट्स सो इजी। दोनों को इंटरचेंज करना है तो ये अपनी पोजीशंस चेंज कर लेंगे। तो बाय इसी नंबर को, जो रिक्वायर्ड नंबर उसके डिजिट अगर इंटरचेंज कर दे तो रिक्वायर्ड नंबर की जगह जो नया नंबर आएगा डिजिट इंटरचेंज करने के बाद, ये हमें मिल जाएगा। सो दिस इज द नंबर obtained by reversing the digits of original number। अब कंडीशन क्या दिया है, the sum of the two digit number and the number obtained by reversing the digit is 66। मतलब ये ओरिजिनल नंबर और ये डिजिट इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिला है, दोनों का सम 66 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ओके, कंडीशन 1 क्या दी है, दोनों का सम 66 है। या लिखेंगे हम 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, कितना होगा, x प्लस 10x इज 11x, 10y प्लस y इज 11y इज इक्वल टू 66। देखिए तीनों टर्म डिविजिबल बाय 11 है, तो डिवाइड थ्रू आउट बाय 11 कर लेते हैं यहाँ। तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ x रह जाएगा, यहाँ सिर्फ y रह जाएगा, और 66 बाय 11 मतलब 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल चुका है। ओके, होप सो कि इक्वेशन आपको समझ में आएगा किस तरह से फॉर्मेशन हुआ है। ओके, इसे लिखकर जरूर देखिएगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए ये केस नंबर जो फर्स्ट कंडीशन थी उससे हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल चुका है। बात है नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर। इफ डिजिट्स आर डिफर बाय 2, मतलब दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है, सब्सट्रैक्शन है, वो 2 है। ये सोचने वाली बात है। अभी यहाँ कि क्या सोचने वाली बात है कि देखिए अब हमें ये नहीं पता है कि जो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के डिजिट्स है उसमें से कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है। क्योंकि यहाँ अगर हम 21 लेते हैं तो ये बड़ा टेंस प्लेस में है, और ये छोटा जो है नंबर 1 इज स्मॉलर एज कंपेयर टू दिस। 12 लेते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो यहाँ एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि किस तरीके से, क्योंकि यहाँ कुछ कंडीशन दी नहीं कि यूनिट प्लेस का डिजिट बड़ा है या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज हम ढूंढते हैं। क्या होता है, देखिए कंडीशन 2 में क्या करेंगे, हम मान लेते हैं या जो हमने कंसिडर किया कि यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस के जो डिजिट है, अगर मान लेते हैं यूनिट प्लेस का डिजिट बड़ा है, यूनिट प्लेस का डिजिट बड़ा है एज कंपेयर टू टेंस प्लेस, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ, मतलब सेकेंड कंडीशन डिफरेंस क्या आएगा दोनों डिजिट का, ये बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का डिफरेंस है। अगर मान लेते हैं y इज ग्रेटर देन x है, मतलब टेंस प्लेस का जो डिजिट है यूनिट प्लेस से बड़ा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये दोनों अलग अलग इक्वेशन फॉर्म हो रहे हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अगर ये कंडीशन अप्लाई करके तो इसको इसके साथ सॉल्व करके हमें एक आंसर मिलेगा, या फिर इसको इसके सॉल्व करने के बाद हमें दूसरा आंसर मिलेगा, दोनों आंसर अलग रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हमें 2 डिफरेंट आंसर मिलेगा। इसलिए यहाँ क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल, तो हमें ऐसी 2 अलग अलग नंबर मिलने वाले हैं। चलिए 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं इक्वेशन 2 और 3, 1 के साथ 2 और 3 को। देखिए इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो पहले हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। मुझे y यहाँ नेगेटिव दिख रहा है, y पॉजिटिव दिख रहा है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, ऐड 1 एंड 2 अगर कर लेते हैं तो सिंपल y एलिमिनेट हो जाएगा।
तो 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो क्या लिखते हैं इक्वेशन 1 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दोनों को हमें ऐड करना है, y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 8/2 मीन्स 4, x की वैल्यू मिल चुकी है हमें। और इस x की वैल्यू 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, तो x कितना है हमारा 4 है, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 होगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 होगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6 माइनस 4 इज 2। तो इस तरीके से हमें ये दो वैल्यूज मिल चुकी है इस इक्वेशन के लिए। ओके, अगर इस इक्वेशन 1 को अगर इसके साथ सॉल्व किया जाए तो क्या आंसर मिलेगा देख लेते हैं। या तो फिर हमें ये जो दो x और y की वैल्यू मिली तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ से वो निकाल लेते, रिक्वायर्ड नंबर पहले निकाल लेते, फिर इसके साथ जाएंगे, इसमें रिक्वायर्ड नंबर निकालेंगे। रिक्वायर्ड नंबर क्या है, ये हमारा 10y प्लस x, 10y प्लस x है हमारा रिक्वायर्ड नंबर। तो क्या करेंगे हम, ये जो x और y की वैल्यू यहाँ आई है इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू y इज 2 प्लस x इज 4, तो कितना नंबर आएगा 10 टू 20, 20 प्लस 4, 24 इज द रिक्वायर्ड नंबर इस केस के लिए। 24 हमारा इसका आंसर आ रहा है फर्स्ट केस के लिए। यहाँ देखते हैं सेकेंड केस के लिए, इस केस के लिए क्या आंसर आएगा। देखिए y माइनस एक्स इक्वल टू 2 है, तो थोड़ा सा रीअरेंज कर देते, माइनस एक्स पहले लिख लेते प्लस y बाद में लिख लेते इज इक्वल टू 2, तो मान लेते ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया हमारा। अब 3 को फिर से 1 के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, फिर से क्या करेंगे हम ऐड 1 एंड 3 कर लेते, ऐड 1 एंड 3, अगर दोनों को ऐड कर लेते हैं तो क्या इक्वेशन में आंसर आएगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दोनों को ऐड कर रहे हैं हम तो कोई भी साइन में चेंज नहीं होगा, एक्स एक्स या एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू जो आएगी 8/2 4 आ जाएगी। अब इस 4 की वैल्यू जो है फिर से इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, y की वैल्यू 4 है तो 4 लिख दिया, 6 माइनस 4 x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ से जो रिक्वायर्ड नंबर आएगा हमारा फिर से इसी में सब्स्टिट्यूट करना है, जो रिक्वायर्ड नंबर है 10y प्लस x, 10y प्लस x, तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा 10 इंटू वाई, 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 प्लस x कितना है 2, 4 10 सा 4 कितना हो 40 प्लस 2 42, हमारा जो आंसर आएगा यहाँ 42 आएगा। ध्यान में रखिएगा दोनों आंसर अगर चेक करते हैं इस कंडीशन के लिए x इज ग्रेटर देन y के लिए हमारा आंसर 24 आया और y इज ग्रेटर देन x के लिए हमारा आंसर 42 आया। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ नंबर कितनी होगी 2 हो गई है, जो कि आप पूछा हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल, सो 2 नंबर्स आर पॉसिबल एंड दैट नंबर्स आर 42 एंड 24। होप्स कि द क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ओके, ये था हमारा आंसर ऑफ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जिसे हमने टोटली सॉल्व किया है। ओके, सारी पॉसिबिलिटीज जो थी वो निकाल चुके हैं हम इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, इट इज फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, फाइंड वैल्यू ऑफ c इफ इक्वेशंस, देखिए कौन सी इक्वेशन दी है इसमें, cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस c इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस cy माइनस c इज इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब समझते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमें पता है कि जो भी पेयर ऑफ इक्वेशंस रहते हैं उसमें कुछ रिलेशनशिप रहती है बिटवीन द कोएफिशिएंट्स, जिससे कि हम चेक कर सकते हैं आइदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। कंसिस्टेंट के लिए हमारे पास दो कंडीशन है जिसमें कि सॉल्यूशन आते हैं सॉल्व करने के बाद इक्वेशन को, और इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं आते, एक्स वाई की वैल्यू नहीं आती है।
तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन अगर रहते तो लाइंस पैरेलल होती है, और कंसिस्टेंट इक्वेशन रहती है तो उसमें दो तरह के सॉल्यूशन आएगा, एक तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। सो दिस आर इक्वेशन ऑफ कंसिस्टेंट लाइन। ओके, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। एज या लिखेंगे हम सॉल्यूशन में एज या तो फिर हम ऐसे लिखे फॉर infinitely many solutions for infinitely many solution। क्या कंडीशन देती है हमारे पास infinitely many solution के लिए? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये तीनों रेशियोज जो है एक्स वाई और कांस्टेंट जो नंबर है, ये तीनों का रेशियोज जो है a1 का a2 के साथ, b1 का b2 के साथ और c1 का c2 के साथ रेशियो, तीनों रेशियोज की वैल्यूज सेम आती है, इक्वल आती है फॉर किसके लिए? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। अब देखिए या ये जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है इसमें से जो x का कोएफिशिएंट रहेगा ये a1, y का कोएफिशिएंट रहेगा b1 और जो कांस्टेंट रहेगा वो c1 रहेगा। तो ये हम तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, साथ में यहाँ से a2, b2 और c2 आ जाएगा। तो देखिए तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होता है? दिस इज a1 इज c by 12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 by c इज इक्वल टू, थर्ड is c1 by c2, c1 is constant है 3 minus c divided by माइनस। साइन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, विद साइन हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। या देखिए तीनों रेशियोज हमने इक्वल ले चुके हैं तो हमें c के फॉर्म में ये रेशियोज मिल चुका है। अब इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे? हम कोई भी दो रेशियो को इक्वेट कर सकते, इक्वल ले सकते हैं। तो अगर हमने फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल लिया है, ओके, इफ c1 by 12 इज इक्वल टू 3 by c, तो इसे सॉल्व कर दे तो क्या होगा? c इंटू सी, सी स्क्वायर हो जाएगा या 12 इंटू 3 36 होगा। तो c की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ 6 आएगी। देखिए जब भी स्क्वायर रूट लेते तो प्लस माइनस के फॉर्म में भी इसे लिखा जा सकता है, तो प्लस माइनस भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम। ओके, क्योंकि हमें नहीं पता कि c जो -6 है या +6 है, तो प्लस माइनस हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टू रेशियोज का जो हमने इक्वेट किया उससे हमें c की वैल्यू जो मिली +-6। लेकिन कंफर्म करने के लिए कि एग्जैक्ट c की वैल्यू क्या रहेगी तो हम और एक रेशियो को इक्वेट करेंगे। जैसे फर्स्ट टू लिया तो नेक्स्ट टू भी ले सकते हैं हम, सेकेंड और थर्ड। ओके, ऑल्सो क्या लिखेंगे हम? 3 by c इज इक्वल टू 3 minus c अपॉन -c। इसे भी सॉल्व करके देखते हैं और c की वैल्यू क्या आएगी वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए 3 इंटू -c ये हो जाएगा -3c इज इक्वल टू, c से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, c इंटू 3 इज 3c माइनस c इंटू c इज c स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, ये दोनों टर्म को इधर ला लेते हैं, -c का स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ -3c है और इस 3c को भी इधर लाएंगे तो -3c हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ? c स्क्वायर -6c इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया तो डायरेक्टली कॉमन ले लेते हैं, c कॉमन, ये हो जाएगा c -6 इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट्स क्या आएंगे? एक तो c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और दूसरा c -6 इक्वल टू 0, मतलब c की वैल्यू आएगी 6। तो इस तरीके से मुझे पता चले कि c की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आ रही है और इसमें भी एक वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही है। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू मींस जो रिक्वायर्ड टर्म c है उसका आंसर क्या आएगा? देयरफॉर आंसर इज c इज इक्वल टू 6। इस तरीके से हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये था एक कंडीशन वाला क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या होगा। Now the next question is, now it is again very important question। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और समझने लायक है और चांसेस रहते इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आने के। ओके, स्ट्रिक्टली इट इज फ्रॉम सीबीएसई सिलेबस, ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई सिलेबस में से लिए जा रहे हैं। ओके, तो आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ के प्रैक्टिस करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज, अ लेंडिंग
library has a fixed चार्ज, ओके, कोई लाइब्रेरी है, इसका फिक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 days, फॉर फर्स्ट 3 days से हम लाइब्रेरी से बुक इशू करते हैं। तो कुछ लेंडिंग लाइब्रेरीज भी रहती है, हमें कुछ पे करना पड़ता है उसमें, नंबर ऑफ डेज के लिए, कितने डेज के लिए आप बुक ले जा रहे हो घर, ओके, रेटिंग के लिए, यूज करने के लिए। तो ऐसी लेंडिंग लाइब्रेरी है, उसका कुछ कंडीशन है कि फर्स्ट 3 days अगर आप रखते हो तो उसका एक फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा, ओके, फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे एंड additional charge for each day हर एक दिन के लिए 3 दिन के बाद एडिशनल चार्ज आपको पेड करना पड़ेगा, ओके। अब देखिए 2 स्टूडेंट्स है, पहला है सरिता पेड ₹27 फॉर 7 days, पे ₹27 फॉर 7 days एंड सेकेंड जो रवि है, एंड रवि पे ₹21 फॉर 5 days, 21 फॉर 5 days, ओके। तो हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर डे, तो ये 2 चीजें हमें निकालना है इसमें कि फिक्स चार्ज क्या रहेगा और चार्ज पर डे क्या रहेगा, ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करना। चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या दिया है, देखते हैं इसमें और क्या हमें करना है। तो करना ये है कि हमें, जैसे एक लेंडिंग लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी क्या करता है, कुछ बुक इश्यूज करती है, उसकी पेमेंट करनी पड़ती है जितने दिन भी आप रखते हो। तो उस कंडीशन क्या है इसमें, फर्स्ट 3 days के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद जितने भी आगे 3 दिन के बाद जितनी भी डेज होते हैं वो पर डे के हिसाब से चार्ज करती है लेंडिंग लाइब्रेरी। अब देखिए जो फिक्स चार्ज हमें पता नहीं है और चार्ज पर डे ये भी नहीं पता, तो ये दोनों को XY के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड चार्ज पर डे बी ₹Y ले लेते हैं, ओके। तो फिक्स चार्ज को हमने X मान लिया है और चार्ज पर डे को ₹Y मान लिया है। अब देखिए दोनों, जो रवि है और सरिता है, सरिता ने क्या किया, उसने ₹27 पेड की फॉर 7 days के लिए, 7 दिन उसने बुक रखी अपने पास, ओके, और उस 7 दिन का जो भी उसका रेंट है उसका 27 उसने दिया है। अब देखिए कंडीशन 1 किसके लिए रहेगी, सरिता के लिए रहेगी, ओके। सरिता ने क्या किया है, सरिता पेड ₹27, सरिता ने कितना रुपीज पेड किया, 27। अब सरिता ने जो पेमेंट की है उसमें क्या क्या आएगा, वो आ जाएगा फिक्स चार्ज आ जाएगा जो कि X लिया हमने, प्लस चार्ज पर डे, फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए, 3 days के लिए। कंडीशन अभी आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है, फॉर 7 days, ओके, ध्यान में रखिएगा 7 days उसने लिया है। अब इस 7 days में से 3 days तो जो है फिक्स चार्ज में चले गए, बाकी 4 दिन बचे हैं, उसमें इस 4 दिन का जो किराया पर डे के हिसाब से उसे पेड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट 3 days के लिए तो फिक्स चार्ज X हो गया और रिमेनिंग 4 days के लिए कितना पेड करना पड़ेगा, ये भी हमें नहीं पता है कि चार्ज पर डे कितना है, Y है, तो Y ₹4 days के लिए, मतलब 4 into Y हो जाएगा, ये 4Y इज इक्वल टू, ये दोनों मिला के फिक्स चार्ज प्लस 4 दिन का जो किराया है, ओके, ये 4 दिन यहाँ से आए हैं, 4 + 3 इज 7 days, ओके। तो 4 days को जो है चार्ज पर डे हमारे पास Y into 4 ये हो जाएगा चार्ज पर डे,
और ये हो जाएगा फिक्स चार्ज। ये दोनों मिला के उसने पेड किया है ₹27। इस तरीके से हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन चुका है। कंडीशन 2 जो है वो किसके लिए है? रवि के लिए। रवि ने क्या किया है? रवि पेड ₹21 फॉर, कितना पेड किया? 21 फॉर 5 डेज के लिए, 5 डेज। ओके, 5 डेज के लिए ₹21 पेड किया। तो इसने भी क्या किया होगा? एक फिक्स चार्ज प्लस, अब 5 में से जो 3 डेज रहेंगे इसके, वो 3 डेज में फिक्स चार्ज आ जाएगा, प्लस जो बाकी 2 दिन बच जाते हैं इसको इस 2 डेज का चार्ज पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। ये 3 डेज का फिक्स चार्ज ये हो गया, और 2 डेज को y के फॉर्म में लिखेंगे हम, y इंटू 2, मतलब 2y यहाँ आ जाएगा। ओके, 2y इज इक्वल टू, दोनों चार्जेस मिला के कितने पेड किया उसने? ₹21। इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 हमारा आ चुका है। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए डायरेक्टली 1 माइनस 2 कर देते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, और ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब सब्सट्रैक्शन जब करते हैं तो ध्यान में दीजिएगा, सब्सट्रैक्शन में क्या होगा? जो नीचे वाला इक्वेशन है इसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ध्यान में रखना, और ये चेंज होने वाले साइन ही हमें यूज करना पड़ता है। तो x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, 4y माइनस 2y तो 2y रह जाएगा, 27 माइनस 21 जो है वो हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y इज इक्वल टू 6/2 में 3 आ जाएगी। यहाँ y की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब y की वैल्यू आई तो हम इक्वेशन 1 या 2 किसी भी इस y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3 हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। तो 2 इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 इंप्लाइज x प्लस 2y, x प्लस 2y इज 3 इज इक्वल टू 21। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 टू द 6। ओके, और ये 6 जाएगा इधर, 21 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा? ये 15। तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 15। तो यहाँ x क्या लिया था हमने? यहाँ लिया था और फिक्स चार्ज भी ₹x। तो फिक्स चार्ज कितना आ गया हमारा? देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹15, और चार्ज पर डे कितना है हमारा? y इज इक्वल टू ₹3। ओके, इस तरीके से हम इसके आंसर्स हमने निकाल चुके हैं। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या दिया है, क्या इसमें हमें निकालना है। ओके, सो ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारे क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करना है और प्रैक्टिस जरूर करना है, और सिंपल तरीके से, ज़्यादा विदाउट टेंशन आपको इसको याद में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है और हमें क्या करना है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ओके, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। हाफ द पेरीमीटर of rectangular garden of the perimeter of the rectangular garden whose length is whose length is 4 meter more than its breadth, 4 meter more than its width is 36. Okay, is 36. Find length and breadth. Find length and breadth of the rectangular garden. अब देखिए क्वेश्चन समझ लेते, कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है तो पहले फिगर बना लेते हैं रेक्टेंगुलर गार्डन का। मान लेते ये रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ मान लेते L है, ओके, एंड ब्रेथ B मान लेते हैं, ओके, या तो फिर एक्स वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन
bx meters, okay, and breadth जो है, width जो है, and width, okay, width by मीटर। देखिए रेक्टेंगुलर गार्डन तो लेंथ ब्रेथ तो रहेगा ही, ओके। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन में दिया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर। लेकिन यहाँ एक चीज समझना है आपको, देखिए कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। पहले जो सेंटेंस है, सेंटेंस इंग्लिश आपको समझ में आना चाहिए। मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम में इंग्लिश समझ में आना चाहिए, ओके। बड़े कंफ्यूज करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। जैसे इसमें दिया इतना पार्ट दिया, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यहाँ अगर स्टॉप हो जाओगे आप, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, तो उसके बाद क्या बोला है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो ये पार्ट अलग हो चुका है, यहां से यहां तक बीच में इतना पार्ट डाल दिया, और ये पार्ट जो है, ये पार्ट यहां उसने जोड़ दिया है, ओके। यानी इस पार्ट को ब्रेक करके ये पार्ट डाल दिया और इस पार्ट का एंड यहां किया है। अगर इस सेंटेंस को आप समझ जाते हो तो आसान हो जाएगा। देखिए अगर इस सेंटेंस को मैं पढ़ता हूँ, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, ये पहला हमारा केस हो गया। किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है, ओके, उसका हाफ कर दिया जाए तो वो 36 आएगा, ओके। और दूसरा क्या दिया है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ओके। तो देखिए इस तरीके से दो कंडीशन को आपको पहचानना आना चाहिए। हमने ऑलरेडी लेंथ और विड्थ को एक्स वाई कंसिडर कर लिया है। लेंथ इज एक्स एंड विड्थ इज वाई मीटर। रेक्टेंगुलर गार्डन है। देखिए दोनों कंडीशन को केस 1 केस 2 के फॉर्म में लिखते हैं। केस 1, तो अब पहले केस 1 हम इसको बना लेते हैं, 4 मीटर, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ इज 4 मीटर मोर, ओके। मोर मतलब ज्यादा, टाइम्स अगर बोलता तो इंटू करते हम, 4 टाइम्स बोलता तो इंटू करते। 4 मीटर मोर बोला है तो प्लस करेंगे, 4 मीटर मोर देन विड्थ, ओके। विड्थ लिख लेते हैं। अब देखिए लेंथ कितना लिया हमने x, विड्थ कितना लिया है, विड्थ इज y। इसको रीअरेंज करेंगे हम तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इस तरीके से इक्वेशन 1 बन जाएगा हमारा। इस सेकंड कंडीशन को हम पहले अप्लाई कर दिए। ऐसे कुछ कंपल्सरी कि फर्स्ट कंडीशन हरदम पहले लिखो, कोई भी कंडीशन आप पहले अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए यहाँ जो दिया है पहला पार्ट, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ओके। देखिए यहाँ केस 2 में क्या बोला है, half the perimeter of rectangle is means equal to, कितना दिया, half the perimeter of rectangular garden is 36। इस रेक्टेंगुलर गार्डन का अगर पैरामीटर जो भी होगा उसका हाफ लेते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी दी है, यहाँ 36। अब हमें रेक्टेंगुलर गार्डन का पैरामीटर का अगर फॉर्मूला देखना है तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर एक्स वाई के फॉर्म में लेंगे तो क्या हो जाएगा, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर इसका हाफ लेते इस पैरामीटर की वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ चुका है। अब इसे सॉल्व करते हैं और एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल एडिशन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। ऐड 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दोनों को ऐड करना है हमें, तो y एलिमिनेट होगा, 2x इज इक्वल टू 40, सो x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा हमारा। और x की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो x कितना है 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 36 माइनस 20 16। तो x और y आ चुका है। मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जो x मीटर लिया था वो कितना आ जाएगा, हम लिख सकते हैं। ये फाइनल स्टेट, ये जो स्टेटमेंट है लास्ट में लिखना है, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, x इज 20 मीटर एंड y इज 16 मीटर। इस तरीके से फाइनल ये जो लाइन है आप लास्ट में लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिखना मत भूलिएगा।
ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके, वन मोर क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। हमें सॉल्व करना है दो इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ओके, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। फाइंड m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड m इफ y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू mx प्लस। देखिए और एक अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ आ चुका है। अब देखिए यहाँ जो हमें सॉल्व करना है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब x और y की वैल्यू निकालना है और उस वैल्यू का यूज करके हमें वैल्यू ऑफ m निकालना है। उसके लिए एक रिलेशन दिया है m और x और y के बीच में। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोनों इक्वेशन क्या दिया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो इक्वेशन 1 हमारा ये हो चुका है, इक्वेशन 2 अब ये हो चुका है। बार बार लिखते नहीं है इक्वेशन को, अब थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। इससे देखिए दोनों इक्वेशन में क्या नजर आ रहा है, 2x यहाँ है, 2x है, सेम टर्म है, लाइक टर्म है, तो 2x को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या लिखते हैं हम, टेक इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस 2 माइनस 1 भी कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1, इट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, देन माइनस सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ओके, सब्सट्रैक्ट कर रहे तो ध्यान में रखिए, भूलना नहीं, जब भी सब्सट्रैक्शन आएगा तो नीचे के सारे जो इक्वेशन के टर्म्स है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, तो जैसे प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस होगा, और ये जो नए साइन चेंज हो रहे हैं इसी को हमें अप्लाई करना है। देखिए अब सब्सट्रैक्ट करें तो 2x माइनस 2x ये 0 हो जाएगा, 2y प्लस 4y ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24 ये हो जाएगा आपका 35। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 35/7 मतलब 5 आ जाएगा आपका। ओके, y इज इक्वल टू 5। इस y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में डाल देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, y इज इक्वल टू 5 या y इज इक्वल टू 5 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11। ये कितना हो जाएगा, 2x 3 5 15, 3 5 15। ओके, y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये 15 हो गया, 15 इधर जाएगा तो 11 माइनस 15 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2। इस तरीके से हमारा x की वैल्यू आ चुकी है, x इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू 5। अब देखिए m की वैल्यू निकालना है। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, रिलेशन क्या दिया है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दिया है यह रिलेशन। तो x और y की जो वैल्यू हमारी आ चुकी है, इस वैल्यू का यूज करेंगे। x इज माइनस 2 एंड y इज 5, सो y इज व्हाट 5, x इज माइनस 2 प्लस 3, इसमें x y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके कितना आ जाएगा, ये 3 को इधर भेज देते, क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m। तो कितना आएगा, 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, तो ये 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू m, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस 1। इस तरीके से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया है, क्या करना है। सो ऑल दिस क्वेश्चंस यू हैव टू नोट डाउन, अच्छे से लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। ओके, सारे हेल्पफुल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if difference between two number is 26, question is if difference between two number is 26 and one number is thrice the other, find the numbers. Okay, question लिख लेते हैं, if difference between two numbers is 26
and one number is thrice the other. Find numbers. ओके, थोड़ा शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखा है, फिर भी समझा देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा. इफ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो नंबर के बीच का डिफरेंस, मतलब एक बड़ा है, पहला बड़ा है, दूसरा छोटा है, ओके, इज 26 एंड वन नंबर इज थ्राइस द अदर, एक नंबर है दूसरे नंबर से 3 टाइम्स बड़ा है. तो एक बड़ा नंबर दिया है, एक छोटा नंबर है, इसीलिए गेस कर सकते हैं हम कौन सा बड़ा नंबर है. एक जो बड़ा नंबर है उसे x मान लेते हैं, लेट, ओके, larger number be x and smaller number be y. बड़ा नंबर x मान लिया, छोटा नंबर y मान लिया, तो केस 1 क्या कहेगा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. तो बड़े नंबर में से माइनस कर देंगे छोटे नंबर को, तो कितना आएगा 26. ये केस 1 हो गया और फर्स्ट इक्वेशन बन चुका है. और क्या दिया है कि वन नंबर इज थ्राइस द अदर, एक जो नंबर है वो 3 टाइम्स है अदर नंबर के, मतलब जो अदर नंबर है छोटा है, पहला नंबर जो है वो बड़ा है, मतलब जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से थ्राइस है. ओके, यहाँ लिखेंगे जो बड़ा नंबर है 3 टाइम्स स्मॉलर नंबर. बस इजी है, x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका. ओके, शॉर्टकट मारते थोड़ा, x की वैल्यू यहाँ डाल देते, कितना हो जाएगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, x की वैल्यू 3y यहाँ डाल देंगे, 3y माइनस y, 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 13. आप सॉल्व कर सकते हैं, y 13 आ गया, तो y 13 यहाँ डालेंगे हम, तो x इक्वल टू 39. इस तरीके से दो नंबर हमारे आ चुके हैं. इसे ठीक से सॉल्व जरूर कर लीजिएगा. ओके, तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आते और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ज्योमेट्री से रिलेटेड, कि क्या दिया है इसमें और हमें क्या करना है. ओके, larger the supplementary angle exceed the smaller one by 18. Again, very important question. Larger the supplementary angle, okay, supplementary angle क्या होता है अभी थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे. Larger the supplementary angle exceeds the smaller one, exceeds the smaller one by 18. Find the angles. Find the angles. अब देखिए एंगल की बात किया है, सप्लीमेंट्री एंगल की बात की है, तो आप लोग को सारा ज्योमेट्री का पार्ट आना चाहिए. सप्लीमेंट्री मतलब क्या होते हैं, दो एंगल रहते हैं, अगर दोनों का सम 180 आ रहा है तो वो होता है सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, हम बोल सकते हैं. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग बता देता हूँ. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री आता है. तो हम यहाँ सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल जो है, हमें नहीं पता कौन से दो एंगल है, लेकिन इसमें क्या बोला गया है, लार्जर द सप्लीमेंट्री एंगल, जो बड़ा एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल, एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 80. तो मान लेते लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल जो है x ले लेते. सॉल्यूशन फॉर दिस, लेट लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल bx and smaller supplementary angle by, y डिग्री के फॉर्म में ले लेते हैं, एंगल है इसमें. ओके, लार्जर एंगल को x ले लिया और स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल को हमने y ले लिया. केस 1 देखते क्या दिया है इसमें. केस 1 लार्जर द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स, लार्जर एंगल जो है मतलब x जो है, एक्सीड मतलब बड़ा है स्मॉलर एंगल से, और कितने से बड़ा है वो 18 से. ओके, तो ये जो लार्जर एंगल x है वो छोटे एंगल से, छोटा एंगल क्या लिया हमने y से बड़ा है, कितने से बड़ा है 18 से. इसे रीअरेंज करेंगे तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. केस 2 में क्या दिया है, केस 2 में दिया है, नहीं दिया केस 2. ओके, केस 2 नहीं दिया है तो कैसे करेंगे हम, हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि जब दो सप्लीमेंट्री एंगल रहते कि दोनों का सम कभी भी 180 आता है. ये चीज आपको अच्छे से नोट डाउन करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि ये कंडीशन उसमें दिया नहीं है. सप्लीमेंट्री एंगल जब बोला है तो जो भी दो एंगल उसमें यूज किए जाएंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों का सम कभी भी 180 आता है. तो हमें केस 2 में क्या लिखना है इसमें, एज बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल देयरफॉर
सम ऑफ दिस टू एंगल्स, चाहे बड़ा और छोटा दोनों का सम कितना रहेगा, कभी भी 180 ही रहेगा। ओके, 180 ही रहेगा। इस तरीके से हमें दो इक्वेशन मिल चुके हैं, दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर सब सिंपल ऐड करेंगे तो y एलिमिनेट होगा, 2x इज इक्वल टू 180 प्लस 18 कितना होगा, 198 होगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 99, x की वैल्यू कितनी आएगी 99। इस तरीके से हमारा एक एंगल है, बड़ा एंगल 99 आ जाएगा और दूसरा एंगल आएगा 81, y इज इक्वल टू आएगा 81। ओके, तो इसे भी सॉल्व करके जरूर देखिएगा। इट्स सो इजी क्वेश्चन, सिर्फ लैंग्वेज समझना है वर्ड प्रॉब्लम की, जिससे कि आपको उसके इक्वेशंस बनाने आने चाहिए अच्छी तरीके से। बस इक्वेशन बन गई तो आपका आंसर आ जाएगा यूजिंग एनी मेथड, एज सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। ओके, आप अप्लाई कर सकते हैं। होप सो कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, तो देखना मत भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।